सभी कॉमर्स विद्यार्थियों को मेरी तरफ से ग्रीटिंग्स। मैं आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, जो कि स्पेशली आप लोगों के लिए, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। मैं डॉक्टर हेमंत कड़ुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया, डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़, स्टेट राजस्थान। मेरे इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आप लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड GST के वीडियोस, सब्जेक्ट वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, मैक्सिमम सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब हम वीडियो कंटेंट्स पर चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इनकम टैक्स सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। इनकम टैक्स सब्जेक्ट में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ। तो चलिए चलते हैं, पूंजीगत लाभों से आय को आप लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इसके प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ चलने का पूरा प्रयास करेंगे। पूंजीगत लाभ इनकम टैक्स के ग्रोस टोटल इनकम निकालने के लिए चौथा शीर्षक है। पहला शीर्षक इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इन तीनों चैप्टर के वीडियोस आप लोगों को मेरी साइट पर अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज से हम लोग कैपिटल गेन चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। सेक्शन 45 इस पूंजी लाभ की परिभाषा देता है, जिसके अनुसार सेक्शन 45 ब्रैकेट 1 के अनुसार पूंजी लाभ, पूंजी संपत्ति, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एसेट्स के हस्तांतरण से होने वाले लाभ को कहा जाता है। तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एसेट्स होनी चाहिए। क्या होती है कैपिटल एसेट्स, हम लोग इसकी परिभाषा में अभी चलने वाले हैं। दूसरी बात, उसका हस्तांतरण होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। तीसरी बात, उसके थ्रू लाभ अथवा हानि, लाभ में हानि भी कवर है, तो लाभ होना चाहिए। सामान्यतया जिस गत वर्ष में पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण हुआ हो, उसी गत वर्ष में पूंजी लाभ कर योग्य होता है। आपने 2019-20 प्रीवियस ईयर के दौरान कोई संपत्ति बेची तो प्रीवियस ईयर में ही उसका टैक्सेबिलिटी बनता है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जहां प्रॉपर्टी का ट्रांसफर पहले हो जाता है किंतु अमाउंट बाद में रिसीव होता है, तो उन परिस्थितियों में भी पूंजी लाभ जिस वर्ष में वो पैसा प्राप्त हुआ तब टैक्सेबल होता है। देखिए, सामान्यतया तो यह माना जाता है कि पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ होना चाहिए, लेकिन निम्न दशा में भी पूंजी संपत्ति हस्तांतरण माना जाता है। सबसे पहले बात करें, बीमा कंपनी से प्राप्त राशि किसी पूंजी संपत्ति के निम्नलिखित कारणों से नष्ट, क्षतिग्रस्त होने पर बीमा कंपनी से यदि कोई राशि प्राप्त होती है तो उसे पूंजी लाभ माना जाता है। ध्यान रखिएगा, पूंजी लाभ माना जाता है और उस गत वर्ष की आय मानी जाती है। किस कारण से लॉस होना चाहिए? बाढ़, तूफान, भूचाल और अन्य कोई प्राकृतिक आपदा, दंगे, नागरिक अशांति, दुर्घटनावश आग, विस्फोट, किसी शत्रु देश की कार्यवाही के कारण यदि कोई हानि हुई है और बीमा कंपनी से राशि प्राप्त हुई है, पूंजी लाभ माना जाएगा। अगला जो पूंजी लाभ माना जाएगा, सेक्शन 46 ब्रैकेट 2 में कंपनी के समापन पर प्राप्त राशि, किसी कंपनी के समापन पर अंशधारियों को अंशों के बदले मिलने वाली राशि गर्भित लाभांश घटाकर शेष राशि को पूंजी लाभ माना जाएगा। समापन पर अगर अंशधारियों को कोई राशि प्राप्त हो रही है तो उसमें से जो लाभांश उन्हें मिल जाना चाहिए था, उस राशि को घटाकर पूंजी लाभ माना जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सेक्शन पर, 46A कैपिटल ए,
कंपनी द्वारा अपने अंशों को क्रय करने पर अंशधारियों को जो राशि दी जाती है वो अंशधारी के हाथ में जितना प्रतिफल होगा अंशधारी को प्राप्त होगा उतना लाभ पूंजी लाभ कहलाएगा। अब आते हैं सेक्शन 45(1) में कर का आधार। गत वर्ष में यदि किसी पूंजी संपत्ति, इंपॉर्टेंट हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, पूंजी संपत्ति होनी चाहिए, हस्तांतरण होना चाहिए और लाभ होना चाहिए। इन दशाओं में 3 केस पूरे होने पर उसे हम लोग इस चैप्टर में कवर कर लेते हैं, सेक्शन 45(1). तो ये इस चैप्टर की एप्लीकेबिलिटी कब बनती है समझिएगा। 5 शर्तें पूरी होनी चाहिए। 2 बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और कर लेते हैं। किसी पूंजी संपत्ति का होना चाहिए, उक्त संपत्ति का हस्तांतरण होना चाहिए, हस्तांतरण गत वर्ष में होना चाहिए, उस हस्तांतरण के फलस्वरूप लाभ होना चाहिए, उक्त लाभ धारा 54, 54B, D, EC, F, G, GA, GB के अंतर्गत कर मुक्त नहीं होना चाहिए। हम लोग आने वाले वीडियो में इसमें डिस्कस करेंगे। तो किसे संपत्ति माना जाएगा? तो सभी संपत्तियों को पूंजी संपत्ति माना जाएगा, लेकिन निम्न को छोड़कर सभी संपत्तियों को पूंजीगत संपत्ति माना जाता है, किंतु निम्न संपत्तियों को छोड़कर 4 पॉइंट मैं अभी आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। पहला है व्यापारिक स्टॉक, दूसरा है निजी प्रयोग की चल संपत्तियां, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि, और चौथा हम लोग पढ़ने वाले हैं गोल्ड बॉन्ड, स्वर्ण बॉन्ड या विशेष धारक बॉन्ड। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जिसे पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाता। व्यापारिक स्टॉक, व्यापार और पेशे से संबंधित सामग्री, उपभोग योग्य स्टोर्स, अर्ध निर्मित निर्मित माल का स्टॉक अगर व्यापार में है तो व्यापारिक स्टॉक, स्टॉक इन ट्रेड को पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाता। कैपिटल गेन चैप्टर स्टॉक पर नहीं लगता। अगला जो पॉइंट है वो है निजी प्रयोग की चल संपत्तियां। मानवीय कोमल भावनाओं संवेदनाओं का देखते हुए पहनने के कपड़े, फर्नीचर, परिवार के सदस्यों की उपभोग की वस्तुएं, नितांत घरेलू चल संपत्ति को पूंजी संपत्ति की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, लेकिन जेवर पूंजी संपत्ति की परिभाषा में आते हैं, क्योंकि इनके हस्तांतरण से सार्थक लाभ हानि उत्पन्न होता है। घरेलू चल संपत्तियां, घरेलू फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, टीवी, फ्रिज, जूसर मिक्सर या मिक्सर, इन पर कैपिटल गेन चैप्टर नहीं लगेगा। लेकिन घर के अंदर जो जेवर होते हैं, ज्वेलरी होती है, उस पर टैक्स लगेगा। गोल्ड एंड सिल्वर, इनके ऊपर अगर प्रीसियस स्टोन, इनमें अगर इन्वेस्टमेंट किया गया है तो इन्हें चल संपत्ति की परिभाषा में नहीं लिया जाएगा और इन पर पूंजीगत संपत्ति मानते हुए टैक्स लगेगा। इन्हें घरेलू संपत्ति नहीं माना जाता। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास व्यक्तिगत भूमि और मकान भी है तो भी वो पूंजी संपत्ति की परिभाषा में आएगा। कौन से नहीं आएंगे? घड़ी, टेलीविजन, स्कूटर, कार, अलमारी, पलंग, रसोई के बर्तन, कुकिंग रेंज, सोफा सेट, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल आदि निजी उपयोग में मानी जाएगी। इनको पूंजी संपत्ति की परिभाषा में नहीं गिना जाता। अपवाद हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी कर लेते हैं। 2 बातें हैं, ज्वेलरी को टैक्सेबल करना है, प्राचीन वस्तुओं का अगर संग्रह किया हुआ है उसे भी टैक्सेबल करना है। ज्वेलरी में आप क्या शामिल करेंगे? जेवर में क्या शामिल करेंगे? सोना, चांदी, प्लेटिनम और अन्य किसी भी मूल्यवान धातु, प्रेसियस स्टोन या इनके सम्मिश्रण से बने हुए आभूषण, चाहे उनमें कोई मूल्यवान पत्थर, हीरा, नीलम आदि लगे हुए हों अथवा नहीं लगे हुए हों, यदि ये पहनने के वस्त्रों में भी लगे हों तो भी टैक्सेबल है। चांदी के बटन लगवा लिए किसी ने, सोने के बटन लगवा दिए और वो व्यक्ति कहता है कि ये तो मेरे पहनने के कपड़ों में शामिल हो रहा है, उसे हम निजी उपयोग में नहीं मान सकते। वो पार्ट जो कि ज्वेलरी का है उस पर टैक्सेबिलिटी पूरी की पूरी रहेगी। पूंजी संपत्ति चैप्टर लगेगा ही लगेगा। मूल्यवान, अर्ध मूल्यवान पत्थर,
चाहे फर्नीचर में लगे हों, बर्तन में लगे हों, अन्य किसी चीज के साथ जुड़े हों अथवा नहीं जुड़े हों, पहनने के वस्त्र के साथ सिले हों नहीं सिले हों, प्रत्येक परिस्थिति में पूंजी संपत्ति माने जाएंगे। प्राचीन वस्तुओं का संग्रह अगर आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन घर में कर रखा है, टैक्सेबल रहेगा, पूंजी लाभ माना जाएगा। प्राचीन वस्तुएं, किसी तरीके की ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तियां, अन्य कला का कार्य करने वर्ष 2008-9 से इन्हें पूंजी संपत्ति की परिभाषा में टैक्स शामिल कर दिया गया है और टैक्सेबल है। अगला हिस्सा जो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि स्थापित होती है उसे पूंजी संपत्ति की परिभाषा में नहीं लिया गया है। किसे मानोगे कृषि भूमि? उसका जवाब दिया है, देखिएगा, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि को, ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि को पूंजी संपत्ति की परिभाषा से अलग रखा गया है, जिससे ग्रामीण किसान को कृषि भूमि खरीदने और बेचने में अनावश्यक परेशानी नहीं हो। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र में कृषि भूमि है तो पूंजी संपत्ति माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। निम्नलिखित कृषि भूमि पूंजी संपत्ति मानी जाती है। इसके हस्तांतरण पर उत्पन्न पूंजी लाभ होता है। किसे कृषि भूमि इनको माना जाएगा? देखना, भारत में स्थित कृषि भूमि यदि वहां की आबादी जो है वो 10,000 या अधिक आबादी वाली हो, नगर पालिका या छावनी बोर्ड के क्षेत्र में हो, यदि भूमि निम्नलिखित स्थानीय सीमाओं के अंदर स्थित हो, नगर पालिका या कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर के अंदर स्थित हो और कृषि भूमि शब्द लिखा हो तो भी वो टैक्सेबल रहेगा। जहां की पॉपुलेशन 10,000 से अधिक किंतु 1 लाख से अधिक नहीं हो, नगर पालिका कैंटोनमेंट बोर्ड की स्थानीय सीमा से 6 किलोमीटर के अंदर स्थित हो और जहां की जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख के बीच में हो, और ऐसा नगर पालिका एरिया जहां से 8 किलोमीटर के अंदर स्थित हो और उसकी क्षेत्र की सीमा जनसंख्या के 10 लाख से अधिक हो। स्वर्ण बॉन्ड की बात करेंगे, चौथा, जिसे कैपिटल एसेट्स की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। केंद्रीय सरकार द्वारा निर्गमित निम्नलिखित स्वर्ण बॉन्ड योजनाएं जो समय समय पर लाई गई हैं उनको हस्तांतरित करने से पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होता। 6.5% स्वर्ण बॉन्ड 1977, 7% स्वर्ण बॉन्ड 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बॉन्ड 1980, विशेष धारक बॉन्ड 1991, स्वर्ण जमा बॉन्ड 1999 और स्वर्ण मुद्रीकरण गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015, क्योंकि ये अभी नहीं है तो ये अवश्य हो सकता है के अंतर्गत निर्गमित प्रमाण पत्र उपरोक्त वर्णित संपत्तियों की पूंजी संपत्ति नहीं माना गया है। तो अब अंत में बात कर लेते हैं जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में काम आएगा। ध्यान से सुन लेना। संपत्तियां जिन्हें पूंजीगत संपत्ति माना जाता है इनको याद कर लो, कैपिटल गेन चैप्टर में इन्हें हमें टैक्सेबल करना है। तो पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज, शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि टैक्सेबल है। कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी उपयोग में आने वाली भूमि टैक्सेबल है। भवन, व्यापारिक उपयोग की समस्त संपत्तियां, बहुमूल्य धातुएं, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि, बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य धातुओं से बने आभूषण, बर्तन आदि, अदृश्य संपत्तियां जैसे व्यापार की ख्याति, कंपनियों के अंश क्रय का अधिकार, मार्गों के परमिट, किराएदारी अधिकार, प्रबंध अधिकार, वस्तु निर्माण का अधिकार, खान संबंधी अधिकार, कृत संपत्ति पेटेंट अधिकार, व्यापारिक नाम के उपयोग का अधिकार, साझेदारी फर्म में साझेदार का हिस्सा, ये सभी अदृश्य संपत्तियां हैं और टैक्सेबल हैं। प्राचीन वस्तुओं के संग्रह, चित्रकारी, मूर्तियां और कलाकृतियां। तो प्रैक्टिकली आपको बता दूं, कृषि भूमि, शहरी क्षेत्र की कृषि भूमि, प्लॉट, बिल्डिंग, बहुमूल्य धातुएं, ज्वेलरी तो है ही है, उसके बाद में प्राचीन वस्तुओं का संग्रह, चित्रकारी, मूर्तियां, कलाकृतियां और शेयर मार्केट, ये एक ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर कैपिटल गेन चैप्टर लगेगा ही लगेगा। तो इस पार्ट में हम लोगों ने ये सीख लिया है कि पूंजी संपत्ति किसे माना जाता है और कौन कौन सी संपत्ति को पूंजी संपत्ति की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है।
और किन्हें संपत्ति पूंजी संपत्ति माना गया है। तो इन पार्ट को मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। आज के इस वीडियो में हमने पूंजी लाभ चैप्टर को परिभाषा वाइज देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसका बाइफरकेशन सीखेंगे कि कब एक संपत्ति लॉन्ग टर्म की परिभाषा में आती है, कब एक संपत्ति शॉर्ट टर्म की परिभाषा में आती है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।